हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी मैट्रिक। तो गाइस, ये म्यूचुअल फंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 है। और अगर आपने हमारे पिछले 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। तो गाइस, चैप्टर नंबर 5 चालू करने से पहले जो मैंने चैप्टर नंबर 4 में जो क्वेश्चंस पूछे थे मैं उनका आंसर्स दे देता हूँ आज। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनएवी। एनएवी क्या होती है? तो गाइस, इसका आंसर क्या है? एनएवी क्या होती है? मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट हेल्ड बाय अ म्यूचुअल फंड स्कीम। ठीक है, नेट वैल्यू, नेट एसेट की वैल्यू हेल्ड बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम। ठीक है, फिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है जो भी लिस्टेड और ट्रेडेड जो रहते हैं, है ना, लिस्टेड और ट्रेडेड इक्विटी शेयर जो रहते हैं उनका कैसे निकाला जाता है? तो गाइस, मैंने बताया था क्लोजिंग मार्केट प्राइस, जो भी उस दिन का क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसके बेसिस पे उनको कैलकुलेट किया जाता है। अभी एनएबी कब कैलकुलेट किया जाता है? एट द एंड ऑफ एवरी बिजनेस डे। सो आंसर इज डी। डेली चेंज इन एनएबी जो अप डाउन आते हैं वो क्यों वो आते हैं? राइज और डिप इन द प्राइस ऑफ एसेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। क्या जो डेली चेंजेस आते हैं वो ये बताते हैं कि एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? ऑब्वियसली यस, आंसर इज बी, द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग। तो जो वैल्यूइंग करने का जो प्रोसीजर जो होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का, उसको क्या बोलते हैं? यस गाइस, मार्क टू मार्केट। ठीक है, तो आंसर इज सी। अभी ये है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एस टी टी इज नॉट लाइव्ड। मतलब इसमें किस चीज़ पे एस टी टी जो है नहीं लगता है? अब गाइस, इक्विटी शेयर पे तो लगता है ऑब्वियसली। डेरिवेटिव्स में ये मैं बताता हूँ अभी। ईटीएफ या इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट पे डेफिनेटली लगता है। डिवेंचर्स पे लगता है। अभी गाइस, इसमें दो चीज़ें आए, एक तो डेरिवेटिव्स और एक डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या होते हैं? डिवेंचर्स होते हैं बॉन्ड। ठीक है, डिवेंचर्स मतलब बॉन्ड। और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स एक अलग कॉन्सेप्ट है जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो नहीं है। ये एक्चुअली में शेयर से रिलेटेड है। आप शेयर्स के डेरिवेटिव्स भी खरीद सकते हो, उसको एफएनओस भी बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है गाइज, तो एसटीटी किस में नहीं लगता है? ये गाइस आप मुझे कमेंट में बताना, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो डेफिनेटली इसका आंसर ए और सी तो नहीं है, इसका आंसर बी या डी में से होगा, या तो डिवेंचर्स, बॉन्ड या डेरिवेटिव्स। ठीक है, आप सब लोग ये 6 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में डालना, 6B या 6D। ठीक है, रेट एट विच शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन लगता है वो कितने परसेंट से लगता है? सी, 15% से। जो 8th नंबर का है, लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल गेन है वो 10% लगता है, और एक्सेप्शन दी हुई है 2,50,000। नहीं, 10% तो लगता है, पर जो लिमिट दी हुई है वो 1 लाख दी हुई है। तो आंसर इज फॉल्स। ओके गाइज, तो अभी हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड। ठीक है, अभी हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक सीख लिया है, टैक्स क्या लगते हैं वो सीख लिया है, टाइप सीख लिए हैं। अभी ये आ रहा है हमारा 5th चैप्टर जिसका नाम है रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में क्या क्या रिस्क है, उसके बेसिस पे क्या क्या रिटर्न्स मिलते हैं, और परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं फंड का, वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, पहला है कौन कौन से रिस्क जो है इन्वॉल्व रहते हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है, अभी रिस्क क्या होता है? व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी और थ्रेट ऑफ लूजिंग इन ट्रेड। रिस्क क्या होता है एक्चुअली में? रिस्क होता है एक तरीके का प्रोबेबिलिटी, आप लूज़ कर दो। जैसे आप जब कोई कॉइन को आप फ्लिप करते हैं, थ्रो करते हैं, तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी क्या है कि हेड आएगा, 50% है, और टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 50% है। ठीक है, तो ये आपका रिस्क बता रहा है, ठीक है, कि कितना रिस्क है उसमें। तो अभी क्या क्या रिस्क है वो होते हैं? एक तो इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब ये डिपेंड करता है आरबीआई पे। आरबीआई
आरबीआई जो अपने इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज करेगा, उस इंटरेस्ट रेट की वजह से मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशंस आते हैं, ठीक है। तो वो एक रिस्क है। फिर है इन्फ्लेशन का रिस्क, द रिस्क दैट एन इन्वेस्टर फेस ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है ना। एक तो भाई अपना इन्फ्लेशन इंडिया में कितना है, 4% ±2% है ना। 2 से 6 के बीच में अपना कंफर्टेबल रेंज है, उसके ऊपर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है ना। 6 से ऊपर इन्फ्लेशन जा रहा है तो वो हायर साइड माना जाता है, 2 to 6 अच्छा माना जाता है। तो एक इन्फ्लेशन का भी रिस्क है ना। फिर एक क्रेडिट रिस्क। अभी ये क्रेडिट रिस्क क्या होता है, अभी जैसे मान लो कोई म्यूचुअल फंड है जिसने ऐसी कंपनी में पैसे लगा दिए हैं जिसका मतलब जिसका जो रेटिंग जो रहता है ना, क्रेडिट मतलब क्रेडिट रिस्क मतलब कुछ ऐसी कंपनी में लगा दिया है जो मतलब बहुत ही इलिक्विड है, मतलब जिसमें सेल नहीं कर सकते आप शेयर उतना ईजिली, है ना। तो वो भी एक रिस्क है, क्रेडिट रिस्क। या तो कंपनी डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ही हैं, जब रिडीम करने जाओगे तो आप म्यूचुअल फंड वो बेच ही नहीं पा रहा है वो, है ना, शेयर को। तो इसमें क्रेडिट रिस्क भी आता है, इसमें वॉलेटिलिटी रिस्क भी है। वॉलेटिलिटी रिस्क क्या है, जो डेली जो आपका मार्केट ऊपर कभी जाता है कभी नीचे आता है, फिर कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो रिस्क है। कंसंट्रेशन का रिस्क है। कंसंट्रेशन का रिस्क मतलब द रिस्क ऑफ मेकिंग लॉसेस ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑन वन सेगमेंट ऑफ द मार्केट। जैसे जैसे मान लो अभी फार्मा सेक्टर चल रहा है कोरोना की वजह से, तो उसमें बूम है फार्मा सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर्स में, है ना। तो आप मान लो कोई म्यूचुअल फंड है जो कॉन्सेंट्रेटेड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, तो वो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो नीचे जा रहे हैं तो उनका एनएवी नीचे गिरेगा, तो वो रिस्क है। कॉन्सेंट्रेशन आपका पोर्टफोलियो है तो वो रिस्क है ना। फिर क्या है, लिक्विडिटी का रिस्क है। लिक्विडिटी मतलब आप अपने जो सिक्योरिटीज हैं उसको कितनी आसानी से बेच सकते हो, कितनी आसानी से आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो, वो एक रिस्क है ना। तो इतने टाइप के जो हैं वो रिस्क इन्वॉल्व किए गए हैं, ठीक है। अभी है यहाँ पे दूसरा नंबर है टाइप्स ऑफ रिस्क इन पॉपुलर म्यूचुअल फंड स्कीम। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा है गोल्ड म्यूचुअल फंड एंड द फोर्थ वन इज रियल स्टेट फंड। गाइस अभी इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है। उसमें एक तो परफॉर्मेंस का रिस्क, कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क और वोलेटिलिटी का रिस्क, ठीक है, ठीक है। और जो डेट म्यूचुअल फंड है उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाता है बॉन्ड का यील्ड प्राइस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट है डेट म्यूचुअल फंड में बहुत इफेक्टिव है। और क्रेडिट रिस्क, जब भी कोई कंपनी बॉन्ड इशू करता है तो कोई क्रेडिट एजेंसी होती है जो उसको रेटिंग देती है, ठीक है। तो वो एक इशू इसमें रहता है। अभी गोल्ड का है, गोल्ड म्यूचुअल फंड का क्या रिस्क है, एक तो इन्फ्लेशन का रिस्क है, दूसरा वॉलेटिलिटी। जैसे आप जानते होंगे गोल्ड का प्राइस कभी कभी बहुत ऊपर चढ़ जाता है, जैसे कोरोना टाइम में है, बहुत ऊपर चढ़ गया है एकदम, ठीक है ना। रियल स्टेट में क्या रिस्क है, रियल स्टेट में रिस्क जो है वो लिक्विडिटी का बहुत बड़ा रिस्क है। आप आसानी से प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो एक है क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बहुत है, ठीक है ना। तो दूसरा इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, इसमें बहुत ये प्ले करता है इंटरेस्ट रेट। फिर है वोलेटिलिटी का रिस्क, तो इसमें भी है, वो तो सब में ही है वोलेटिलिटी का रिस्क, ठीक है गाइस। फिर है इसमें हाउ डू वी मेजर द रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड। अच्छा अभी आप जब कोई म्यूचुअल फंड की कोई स्टडी करते हो तो उसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं। तो कुछ टर्म्स हैं जो जिसका मतलब हम लोग समझते हैं, जो इजी रहते हैं। कुछ होते हैं जो जिसमें इन डेप्थ का आपको नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये थोड़ा भी हायर वर्जन है। अभी तक जो पढ़ा था वो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड था, अभी जो हम लोग हैं थोड़ा कोर इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें वो जो 3 चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ वो है अल्फ़ा बीटा एंड स्टैंडर्ड डिविएशन।
तो आपने बहुत सुना होगा कि ये जो फंड है ये इतना अल्फ़ा जनरेट करता है या इतना बीटा जनरेट करता है ना। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? कोई एक मीन है, ठीक है। सपोज एक क्लास का एवरेज है 50, ठीक है। तो वो 50 से वो फंड कितना डिविएट कर रहा है? अगर 55 है, ठीक है, और एक है 70, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा डिविएट कौन कर रहा है? 70 वाला 50 से, ठीक है। और ये साइड उल्टी में 40 है, 45 है, तो ये नेगेटिव साइड में सबसे ज़्यादा डिविएट कौन कर रहा है? जो क्या है? सबसे कम है, 40 वाला, ठीक है। तो 50 के आसपास जो कितना डिविएट कर रहा है मीन से, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। अभी अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रिस्क ऑफ द स्कीम पोर्टफोलियो इन कंपैरिजन टू द मार्केट इन जनरल और अ सर्टेन इंडेक्स, ठीक है। अभी दूसरा क्या है? दिस इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क इन अ पोर्टफोलियो विच कैन बी रिड्यूस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, अभी ये जो अल्फ़ा बीटा का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं। अगर कोई फंड अल्फ़ा ज़्यादा जनरेट कर रहा है, अल्फ़ा ज़्यादा जनरेट कर रहा है, इसका मतलब है वो स्कीम थोड़ी रिस्की ज़्यादा है, ओके, एज कम्पेयर टू द देयर बेंचमार्क। अगर किसी का अल्फ़ा बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो जो फंड है उसमें रिस्क ज़्यादा है। और अगर किसी का बीटा ज़्यादा है, बीटा ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी एक टाइप का रिस्क ही है जिसको कम किया जा सकता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। तो आपको जो म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका क्या होना चाहिए? एक तो अल्फ़ा थोड़ा कम होना चाहिए और बीटा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा है बीटा, इसका मतलब वो ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए अल्फ़ा बीटा? एक गाइस हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा अल्फ़ा बीटा का कॉन्सेप्ट। बाकी आप स्टैंडर्ड डिविएशन तो समझ गए, मीन से कितना डिविएट कर रहा है वो, ठीक है। अभी ये विच फैक्टर अफेक्ट द रिटर्न्स इन द म्यूचुअल फंड स्कीम? कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपका जो रिटर्न मिल रहा है म्यूचुअल फंड में उनको अफेक्ट करता है? सबसे पहला और सबसे बड़ा है जो है मार्केट वॉलेटिलिटी, ठीक है। आप मान लो रिडीम करने जाओ, वो टाइम पे मार्केट ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आपका एनएवी गिरेगा। आपका एनएवी गिरेगा तो आपको जो पैसा आने वाला है, जो रिटर्न आने वाला है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दूसरा, इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस। मान लो इंडिया तो अच्छा ग्रो कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है, पर आपने जिस सेक्टर में पैसा डाला है वो सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो एक उसका भी एक फैक्टर है। दूसरा, फीस और एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो वो भी आपके रिटर्न्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। अभी ये हाउ डू वी मेज़र द रिटर्न फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड स्कीम? अभी हम लोग रिटर्न जो मिलते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम से उसको कैलकुलेट कैसे, मतलब कैसे कंपेयर करेंगे, उसको मेज़र कैसे करते हैं? तो मेज़र करने के दो मैं बोलूँगा सबसे अच्छे तरीके हैं। एक तो है CAGR, जिसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR का मतलब है हर साल वो फंड कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, ठीक है। अगर CAGR 20% है, मतलब 20% फॉर 10 ईयर है, इसका मतलब हर 10 साल में उसने कितना रिटर्न दिया है? 10 साल तक 20% या 20 CAGR है, इसका मतलब हर साल वो 20% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट। जैसे मैंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसके ऊपर मुझे 1 लाख का फ़ायदा है, तो कितना एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाएगा मुझे? 33%। इसमें टाइम कंसिडर नहीं होता है, पर CAGR निकलने में आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स का वैल्यू डालना पड़ता है, तो अभी वो CAGR आपका दिखाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे CAGR निकालने का ये फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे कि सपोज़ आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद उनका वैल्यू कितना हो गया? 12,000 रुपये। तो CAGR आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 9.54। इसका मतलब 2 साल आपने पैसा इन्वेस्ट किया, हर साल आपको कितना मिला? 9.54% आपको रिटर्न मिला है उसमें, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग
6 नंबर पे, व्हाट आर द मेथड यूज टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम। कौन कौन से तरीके हैं जो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है इंफॉर्मेशन रेशियो, है ना। इंफॉर्मेशन रेशियो मतलब क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है। अभी ये IR जो रहता है, द रेशियो कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ए पोर्टफोलियो बाय सेटिंग अप ए बेंचमार्क इन द फॉर्म ऑफ एन इंडेक्स अनदर म्यूचुअल फंड। अच्छा, जो IR जो रहता है ना, उससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि अब मेरा फंड जो है परफॉर्म कैसे कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू देयर बेंचमार्क। अभी इसको निकालने का एक तरीका भी बताया यहाँ पे, RP माइनस RB और डिवाइड बाय ट्रैकिंग एरर्स, ठीक है। शार्प रेशियो क्या है, दिस रेशियो सिमिलर टू IR रेशियो बट इट यूज अ रिस्क फ्री सिक्योरिटी as a benchmark for comparison instead of choosing another performer of the market, ठीक है। तो इसमें क्या है, RP माइनस RF डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी क्या है, कैप्चर रेशियो ये क्या बताता है, इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए पोर्टफोलियो बताता है टू सर्वाइव मार्केट टर्बुलेंस। अच्छा, कैप्चर रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना आपका पोर्टफोलियो जो है उसका स्ट्रेंथ अच्छा है। जितना भी मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, आपका जो पोर्टफोलियो है ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। फिर है ट्रेनोर रेशियो, ये क्या बताता है, रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी रेशियो, इट इज़ अ मेजर ऑफ द रिटर्न इन एक्सेस टू दोस रिटर्न्स which could have been earned with a risk free portfolio। ये बता रहा है आपका, ये जो रेशियो है ये बता रहा है आपको कि आपने अगर कोई रिस्क फ्री पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया होता है ना, तो आपको कितना रिटर्न मिलता है और इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसके बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसा ना। अभी थोड़े की फैक्टर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो जो रिटर्न्स जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, वो कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। एक तो मार्केट वोलेटिलिटी, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, फीस एंड एक्सपेंसेस। दूसरा इंटरेस्ट रेट जो है और क्रेडिट रिस्क जो है, ये दो मेन चीज़ें हैं जो एसोसिएटेड विद द डेट फंड है, ठीक है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न अगर कैलकुलेट करना है तो दो तरीके हैं, एक तो एब्सोल्यूट रिटर्न और एक दूसरा CAGR। और इन दोनों में से गाइस अगर आप मुझसे पूछोगे तो सबसे अच्छा तरीका है वो CAGR, क्योंकि इसमें टाइम भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो टाइम इन्वॉल्व रहता है तो आप अच्छे से थोड़ा जज कर पाओगे। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में हमारा 9 पॉइंट समथिंग आया था, तो उससे पता है मुझे हर साल ये इतना CAGR जनरेट करता है, ठीक है। फिर है परफॉर्मेंस मेजर ऑफ म्यूचुअल फंड। अभी आपको अगर परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड का ये करना है तो कितने कितने रेशियो हैं, इंफॉर्मेशन रेशियो, अप साइड एंड डाउन साइड कैप्चर रेशियो, शार्पी रेशियो, ट्रेनोर रेशियो, ये सारे रेशियोस हैं, ठीक है गाइस। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या मेरा काम पसंद आया हो तो यू कैन लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू गाइस। आप इन सब के आंसर्स कमेंट में पूछ सकते, आपने जवाब दे देना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी इसमें डाउट हो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो, यू कैन आस्क योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँ। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय वीडियोस। आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए, मैं इसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। विच फैक्टर अमॉन्ग दैम इज ए रिटर्न ड्राइवर, विच अमॉन्ग दैम इज नॉट अ रिस्क इन एन इक्विटी म्यूचुअल फंड, which of the following is a debt security, the risk or default by a company which issue its paper is known as, if too much of a particular stock or one concentration is overbought compared to the other sector it may result in loss, if that particular stock or sector underperforms such risk is known as, इस रिस्क को क्या बोलते हैं।
इंफॉर्मेशन रेशियो, अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशियो, शार्प रेशियो, टेलर रेशियो, ये किस में आते हैं, किस चीज़ में आते हैं ये? मेजर्स ऑफ रिस्क वाइल इवेल्युएटिंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम, क्या क्या चीज़ों का मेज़र करना होता है रिस्क इवेल्युएट करने के लिए। तो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।